हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपसे क्लास 10th की सोशल साइंस की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 12 जो 11 जनवरी की है यानी कि आज की है, उसको जो है डिस्कस करूँगा, आपको उसके सॉल्यूशन करवाऊँगा। ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहले एक अनुच्छेद हमें दिया गया था। ठीक है, तो अनुच्छेद को पढ़ने के बाद हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ठीक है, तो मैं फटाफट पढ़ देता हूँ पहले अनुच्छेद को। राजनीतिक दलों का उदय प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था के उभार के साथ जुड़ा है। ये कह रहा है ये जो राजनीतिक दल है ना, वो इसलिए पैदा हो रहे हैं, नए बन रहे हैं, क्योंकि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था को उभार रहे हैं, मतलब उसे बढ़ा रहे हैं इस वजह से। और जब समाज बड़े और जटिल हो जाते हैं तब उन्हें विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग विचारों को समेटने और सरकार की नज़र में लाने के लिए किसी माध्यमी एजेंसी की ज़रूरत होती है। ठीक है, जब अलग अलग विचार होते हैं, अलग अलग मुद्दे होते हैं, तो उनको जो है ना समेटने की, उनको समझाने की एक माध्यम की जरूरत पड़ती है, एजेंसी की जरूरत पड़ती है। तो विभिन्न जगहों से आए प्रतिनिधियों को साथ करने की जरूरत होती है ताकि एक जिम्मेदार सरकार का गठन हो सके, जो कि जो प्रतिनिधि होते हैं वो अलग अलग इलाकों से होते हैं, हाँ या ना, है ना। तो उन्हें सरकार का समर्थन करने या उस पर अंकुश रखने, नीतियाँ बनवाने और नीतियों का समर्थन व विरोध करने के लिए उपकरणों की जरूरत होती है। और प्रत्येक प्रतिनिधि सरकार की ऐसी भी ज़रूरतें होती हैं। ठीक है, प्रत्येक प्रतिनिधि सरकार की ऐसी भी ज़रूरतें होती हैं, राजनीतिक दल उनको पूरा करते हैं। ठीक है, इस तरह हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल लोकतंत्र की एक अनिवार्य शर्त है। मतलब राजनीतिक दल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि राजनीतिक दल बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं नीतियाँ बनवाने में। किसी को हमें रोकना है, कोई कानून अगर गलत बन गया, जनता के खिलाफ बन गया, तो उसको रोकने में राजनीतिक दल बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो पहला है कि प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था का अर्थ है। जो प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसका क्या अर्थ है? लोगों द्वारा प्रत्यक्ष शासन, लोगों द्वारा अप्रत्यक्ष शासन, दोनों या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। देखो प्रतिनिधित्व के द्वारा हो रहा है ना, तो वो लोगों द्वारा अप्रत्यक्ष शासन होता है। ठीक है, क्योंकि लोगों ने प्रतिनिधि को चुन लिया, फिर ये हमारी ओर से सारा निर्णय लेगा। ठीक है, जैसे आपने अपने इलाके के विधायक को चुन लिया, फिर वो विधायक आपकी ओर से आपके लिए निर्णय लेगा, है ना, इस तरीके से। तो समझ में आ गया पहले का आपको? ठीक है, उसके बाद दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है? निम्नलिखित में से राजनीतिक दलों के क्या कार्य हैं, मतलब राजनीतिक दल क्या काम करता है? विभिन्न विषयों पर अपने विचार रखते हैं, सरकार का गठन करते हैं, नीतियों का निर्धारण करते हैं। उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी काम करते हैं। फिर कह रहा है कि राजनीतिक दलों का उदय संबंधित, मतलब राजनीतिक दल क्यों बन रहे हैं? बड़े समाज के उदय होने से, इस वजह से। ठीक है, या प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था के उद्भव से, कि हमारे देश में प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतंत्र है, इस वजह से, या दोनों, या कोई भी नहीं, तो दोनों ही इसका आंसर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है राजनीतिक दलों के प्रमुख हिस्से कौन से हैं? जो राजनीतिक दल होते हैं ना, उसके 3 हिस्से होते हैं बच्चों, याद रखना। राजनीतिक दलों के 3 हिस्से होते हैं, नेता, सक्रिय सदस्य और समर्थक। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे 5वां क्वेश्चन पूछा गया। देखो 2 मार्क्स के आप 2 पॉइंट लिख सकते हैं, अगर ज़्यादा यहाँ लिखे होंगे तो आप कोई से भी 2 लिख लेना। ठीक है, तो भारतीय राजनीतिक दलों के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं? जो भारतीय राजनीतिक दल है ना, उसके सम्मुख कौन कौन सी प्रमुख चुनौतियाँ हैं? तो भारतीय राजनीतिक दलों के समक्ष यूँ तो कई प्रकार की चुनौतियाँ देखने को आती हैं, लेकिन कुछ प्रमुख चुनौतियाँ इस प्रकार है। तो 2 नंबर का तो 2 पॉइंट लिखना है आप। ठीक है, पहला वंशवाद की चुनौती। तो वंशवाद की चुनौती, वंशवाद पता है ना, मतलब बेटे के बाद बेटा या बेटी जो भी है वही पूरे देश को संभाल रहे हैं, इस तरीके से। तो भारतीय राजनीति में राजनीतिक दलों के समक्ष वंशवाद की चुनौती एक प्रमुख चुनौती है। वंशवाद का अर्थ है कि लंबे समय तक एक पार्टी में एक ही वंश के लोगों का प्रभुत्व होना, मतलब एक ही वंश का राज होना। ठीक है, और हम यह वंशवाद की चुनौतियां कई राजनीतिक दलों में देखते हैं,
जिनमें एक ही परिवार या एक ही वंश के लोग दल पर कब्जा कर कर बनाकर बैठे होते, दूसरे लोगों को मौका नहीं मिलता। ठीक है। दूसरा है विकल्पहीनता, मतलब एक जगह पर एक ही पार्टी चुनाव लड़ रही है, कोई और लड़ ही नहीं, तो फिर लोगों को उसे वोट दे या ना दे वो तो जीत जाएगी, है ना। तो विकल्पहीनता भी भारतीय राजनीतिक दलों के समक्ष एक चुनौती है। इसका अर्थ है जब भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में अन्य दल नहीं मिल पाते तो एक राजनीतिक दल अपना मन माना कार्य करने लगता है, और जिसके कारण एक तानाशाही जैसी प्रवृत्ति देखने को मिलती है जो राजनीतिक व्यवस्था के लिए उचित नहीं है। नेक्स्ट है पारदर्शिता का अभाव। ठीक है, मतलब ट्रांसपेरेंसी ना होना, मतलब घपलेबाजी बहुत ज़्यादा होना। तो राजनीतिक दलों के समक्ष ये चुनौती भी देखने को मिलती है कि इनकी अपने किसी भी निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव होता है। इसका अर्थ यह है कि कार्यकर्ताओं को राजनीतिक दलों के निर्णय प्रक्रिया और नीतियों को की स्पष्ट जानकारी नहीं हो पाती। देखो 3 पॉइंट है आप, और ये चौथा पॉइंट है, आप कोई से भी 2 लिख लेना, ठीक है, क्योंकि पेपर में 4 नंबर का भी आ सकता है, उस हिसाब से है ये। ठीक है। आंतरिक लोकतंत्र का अभाव भारतीय राजनीतिक दलों के समक्ष एक बड़ी चुनौती है कि इन दलीय व्यवस्था, ठीक है, दलीय थोड़ा इकट्ठा कर लेना इसको, ठीक है, इन दलीय व्यवस्थाओं में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव होता है। मतलब जो पार्टी बनी आपस में लड़ती रहती है। जैसे अब अभी आप हाल देख सकते हो पंजाब के अंदर जो कांग्रेस पार्टी है, ठीक है, वो अभी आपस में उनका लोकतंत्र मजबूत नहीं है आंतरिक कांग्रेस का, जिसकी वजह से दूसरी पार्टियां उसका फ़ायदा उठा रही हैं, है ना। तो इन दलीय व्यवस्थाओं में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव होता है। इसका अर्थ यह है कि इन दलों के अंदर ही लोकतंत्र देखने को नहीं मिलता। ठीक है, अपनी मर्जी से किसी को भी चुनाव मतलब किसी को भी नेता बना देते हैं, जबकि जो पार्टी के सदस्य सबसे मिलजुल के एडवाइस लेके बनाना चाहिए। इसका उदाहरण यह है कि पार्टी के विभिन्न पदों का लोकतांत्रिक चुनाव नहीं होता, अर्थात पार्टी के बड़े बड़े पदों को वंश और बाहुबली के आधार पर प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो जब बाहुबली ताकतवर है या वंश है उसको ही दे देते हैं ऊंचा पद। हमारे देश में राजनीतिक दलों की जरूरत क्यों है, ये कह रहा है क्या आपको लगता है हमारे देश में राजनीतिक दल होने चाहिए। भारत एक विशाल और विभिन्नताओं वाला देश है, इसलिए हमें राजनीतिक दलों की बहुत अधिक आवश्यकता है। हमारे देश में राजनीतिक दलों की आवश्यकता को हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। पहला है उत्तरदायी सरकार बनाने के लिए। अगर राजनीतिक दल बहुत ज़्यादा होंगे तो कंपटीशन होगा, एक अच्छी सरकार भी बनकर आएगी, लोग उसे चुनेंगे जो सबसे अच्छा बेहतर काम कर सकती है। भारत एक विशाल जनसंख्या वाला देश है और यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र पाया जाता है, इसलिए भारत में एक उत्तरदायी और भरोसेमंद सरकार बनाने के लिए हमें राजनीतिक दलों की नितांत आवश्यकता होती है। ठीक है, सरकार का समर्थन और उस पर अंकुश रखने के लिए राजनीतिक दलों की एक आवश्यकता यह भी है कि यह सरकार की गैर जरूरी नीतियों पर अंकुश रखते हैं तथा सरकार का समर्थन भी करते हैं, जिससे कि सरकार का निर्माण हो पाता है और सरकार अपने कार्यों पर अधिक जिम्मेदार भी रहती है। मतलब सरकार का समर्थन और उस पर अंकुश रखने के लिए जो है ना राजनीतिक दल बहुत ज़रूरी है। अगर कोई सरकार गलत काम करेगी तो दूसरी पार्टियाँ उसको विरोध कर सकती है, धरने कर सकती है, लोगों को जागरूक कर सकती है। ठीक है, और लोगों को फिर बताएगी तो लोग जागरूक होंगे, तो फिर उस सरकार ने अगर कोई गलत फैसला लिया तो वो वापस ले लेगी। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट, देखो 2 पॉइंट लिख लेना कोई से भी। ठीक है, पेपर को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, इसलिए सारे मैं इसमें दिखा रहा हूँ। प्रतिनिधि लोकतंत्र के लिए आवश्यक, ठीक है, डीओई की तरफ से ऑफिशियल है सारे आंसर। ठीक है, प्रतिनिधि लोकतंत्र के लिए आवश्यक। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर प्रतिनिधि लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसका अर्थ होता है कि यहाँ पर प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन किया जाता है। किसके माध्यम से? प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन किया जाता है। ठीक है, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार जनता पर शासन करती है और जिनके द्वारा जनता का शासन प्रक्रिया में भाग लेती है। ठीक है, तो ये इसके 3 हो गए। चौथा पॉइंट भी देख लो। ठीक है, तो ये जो था ना कौन सा था हमारा 5वां था। ठीक है, उसके बाद हमने छठा पढ़ा, अब छठे का चौथा पॉइंट देख लो। विभिन्न मुद्दों और विचारों को समेटने के लिए। ठीक है, मतलब अनेक प्रकार के मुद्दे होते हैं, अनेक प्रकार के विचार होते हैं, तो उसका क्या विचार है दूसरी पार्टी का, ताकि लोग जागरूक हो सकें, उसको करने के लिए भी जो है राजनीतिक दल बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि भारत एक बहुत ही विशाल जनसंख्या वाला देश है और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के मुद्दे और विचार विद्यमान है। ऐसे में राजनीतिक दल इन विभिन्न मुद्दों को समेटने और विभिन्न प्रकार के विचारों को
प्रतिनिधित्व के प्रदान करने के लिए अति आवश्यक हो जाते हैं। मतलब जनता की ओर से कोई राय है, कोई विचार है, तो उसको आगे तक ले जाते हैं और अगर वो जरूरी समझते हैं तो उसको पास भी करवा देते हैं। अब आ जाओ 7वां क्वेश्चन। स्वयं सहायता समूह के महत्व पर एक नोट आपको लिखना है। जो स्वयं सहायता समूह ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप, उसके बारे में आपको एक छोटा सा नोट लिखना है। तो स्वयं सहायता समूह एक महत्वपूर्ण संस्था बनकर उभरा है। पता ना स्वयं सहायता समूह क्या होता है बच्चों? मतलब 15 से 20 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, खुद ही पैसा इकट्ठा करते हैं और एक दूसरे को लोन दे देते हैं। इससे क्या होता है, बैंक से ये जो साहूकार वगैरह है उनके जाल से बच जाते हैं और एक दूसरे को सुविधा प्रदान करते हैं। और गरीब लोग जो है ना, इसमें काफ़ी फायदेमंद होते हैं क्योंकि उन्हें कर्ज तले दबना नहीं पड़ता। ठीक है, तो स्वयं सहायता समूह एक महत्वपूर्ण संस्था बनकर उभरा है। स्वयं सहायता समूह ने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और निर्धन लोगों की काफ़ी मदद की है और उन्हें सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वयं सहायता समूह के कारण ही, इसे 2 पॉइंटों में कर लेना, ठीक है। एक पॉइंट आपका ये हो जाएगा, दूसरा पॉइंट आपका ये हो जाएगा। स्वयं सहायता समूह के कारण ही ग्रामीण क्षेत्र में अब लोग अपने छोटे छोटे कार्यों के लिए ब्याज पर पैसे लेने से बच जाते हैं, क्योंकि आपस में एक दूसरे की हेल्प कर देते हैं तो उन्हें कर्जे तले दबना नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आपका 7। उसका 8 देखिए। ये कह रहा अपराधीकरण भारतीय राजनीतिक दलों के समक्ष एक चुनौती है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? मतलब हमारे देश में ना जो राजनीतिक दल है उसमें अपराधीकरण, गुंडेगर्दी या गुंडे वाले लोग या पैसा खिला दिया, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? तो आपको अपने विचार देने हैं। तो आंसर देखिए, क्वेश्चन देख लिया आपने, आंसर देखिए। अपराधीकरण भारतीय राजनीति के समक्ष एक गंभीर चुनौती है। हाँ, हम इस कथन से पूरी तरह से सहमत है कि अपराधीकरण भारतीय राजनीति के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती, ठीक है, और खतरा है। ठीक है, अपराधीकरण की रणनीति वर्तमान समय में लगभग सभी राजनीतिक दलों द्वारा प्रयोग की जाती है। मतलब सारे दल ही जो है ना कोई इसमें अपराधी होता ही होता है और वो उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। इसके अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों को राजनीतिक दल अपनी पार्टी की सदस्यता देते हैं जो किसी न किसी प्रकार के अपराध में संलिप्त होते हैं, और कई पार्टियां उन लोगों को नेता बना देती है जो किसी न किसी अपराध में संलिप्त है, जुड़े हुए हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये राजनीतिक दल राजनीति में अपराधीकरण को महत्व और बढ़ावा देते हैं। ठीक है, मतलब पॉलिटिक्स में जो अपराधीकरण में गलत काम हो रहे हैं उसको फिर और बढ़ावा देंगे। जब गलत लोग आएंगे चुनकर तो गलत तो काम करेंगे। जनता को इस चीज़ को समझना होगा। आपके इलाके में जो व्यक्ति है ना, जो भी वो चुनाव में खड़ा हो रहा है, ठीक है, वो मत देखो किस पार्टी का है, ये देखो कि वो कितना अच्छा आपके लिए काम कर सकता है, कितना एजुकेटेड है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, उसका मतलब इस तरीके से ध्यान से देख के करेंगे तो वो आपके इलाके में अगर जीतेगा तो वो आपके लिए बहुत काम करेगा। ये बात सोच के क्या करो। बहुमत होगा जो होगा, देखिए देखिए आपका इलाका तो सबसे अच्छा होगा क्योंकि आपके इलाके से वो चुनकर आ रहे हैं। तो भारतीय राजनीति में अपराधीकरण की राजनीति दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, जो कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के लिए उचित नहीं है। ठीक है, भारतीय राजनीति में अपराधीकरण की राजनीति बहुत बढ़ रही है और इसके कारण भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाता है। कई बार कहते हैं कि क्या ये लोकतांत्रिक देश है, क्या गुंडों का राज हो रहा है? ऐसे लोगों की आस्था और विश्वास लोकतांत्रिक व्यवस्था के में इस अपराधीकरण की राजनीति के कारण कहीं ना कहीं कम होती जा रही है। कई लोग इसे वोट डालने नहीं जाते कि भाई पता है क्या होना है, गुंडागर्दी चल रही है, गलत काम चल रहे हैं, इसलिए लोग वोट ही नहीं डालते। तो हमें इस चीज़ से बचना होगा। अतः हम कह सकते हैं कि अपराधीकरण की राजनीति किसी भी प्रकार से भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के लिए उचित नहीं है। यह हर प्रकार से एक चुनौती और एक खतरा ही है। ठीक है, देखो यहाँ पर पक्ष देना था तो हमने इस तरीके से यहाँ पे आपको बता दिया है। ठीक है, अब आ जाइए 9th क्वेश्चन, ये भूगोल से, ये सीमांत सड़कों का महत्व आपको बताना है। सीमांत सड़कें ऐसी सड़कों को कहा जाता है जो देश के दुर्गम क्षेत्रों तक आवाजाही को आसान और सरल बना देती है। देखो पता है बच्चों क्या होती है सीमांत सड़कें? जैसे हमारी कंट्री है इंडिया, ठीक है, तो इंडिया की जो बाउंड्री है ना, ये जो बाउंड्री है, तो इस बाउंड्री के पर जो सड़कें होंगी ना, वो सब होती है सीमांत सड़कें। तो ये देश की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। सैनिक को अगर कोई इमरजेंसी आ गई, उसको कुछ सामान पहुंचाना, तो सीमांत सड़कों से तो पहुंचाएंगे, हाँ या ना? तो आप इसको पॉइंटों में लिख सकते हैं, इतना लिखना चाहिए इतना भी लिख सकते हैं। ठीक है, और बड़ा करना चाहिए और बड़ा भी कर सकते हैं। सीमांत सड़कें ऐसी सड़कों को कहा जाता है जो देश के दुर्गम क्षेत्रों तक आवाजाही को आसान और सरल बना देती है। तो इसका महत्व है ना, अगर आप पॉइंट में लिखना चाहते हो तो पहला पॉइंट आपका ये हो जाएगा। ठीक है, भारत सरकार प्राधिकरण के अधीन
सीमा सड़क प्राधिकरण देश की सीमा सड़कों की देखभाल करता है। ठीक है, यह संगठन 1960 में बनाया गया, जिसका उद्देश्य उत्तर और तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में सामरिक महत्व की सड़कों का निर्माण करना है। ठीक है, और सीमांत सड़कों से देश के विभिन्न क्षेत्र एक दूसरे से अच्छी तरह जुड़ गए पाए हैं। तो इसको 3 पॉइंटों में लिखोगे तो आप दूसरा पॉइंट ये लिख देना, 1 मिनट, दूसरा पॉइंट यहाँ से यहाँ तक लिख देना और तीसरा पॉइंट यहाँ से यहाँ तक लिख देना। ठीक है, 3 पॉइंट्स हो जाएंगे पूरे। ठीक है जी, चलो फिर नेक्स्ट है, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, बहुत सारी वीडियो आएंगी। हो सकता है आप 10th की ना हो, किसी और क्लासेस की हो। ठीक है, नाराज़ ना होना, सभी बच्चों को देखना होता है। और भी जो सब्जेक्ट या जो भी क्या बोलते हैं अपना मतलब स्कूल से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है वो भी डालता हूँ, कब कौन सी आपके काम आ जाए। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, है ना। चलो, तो देश के तीव्र विकास के लिए सक्षम परिवहन के साधन आवश्यक है। मतलब देखो, अगर हम देश की तरक्की चाहते हैं तो ऐसे साधन होने चाहिए, ऐसे परिवहन के साधन होने चाहिए जो देश को बहुत आगे ले जाए, है ना। अगर अब अभी हम बैलगाड़ी पर हैं, मैं बुरा नहीं कह रहा उसको, अच्छी है, लेकिन इस समय डेवलपमेंट के लिए हमें तीव्रगामी चाहिए। ठीक है, बढ़िया चाहिए, ताकि देश बहुत आगे निकल जाए। ठीक है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि अगर तीव्रगामी को पोल्यूशन फैलाए तो वो भी नहीं है सही देश के लिए। ठीक है, तो आंसर देखो आप क्या लिखोगे इसका आंसर। किसी भी देश के तीव्र विकास के लिए सक्षम परिवहन के साधन बहुत ही जरूरी होते हैं। एक देश के विकास की गति वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के साथ उनकी एक स्थान दूसरे स्थान तक वहन की सुविधा पर भी निर्भर करता है। हम जब विश्व के विकसित देशों को देखते हैं तो पाते हैं कि ये सभी विकसित देश परिवहन की सुविधाओं में बहुत अधिक विकसित हैं, जिसके कारण इन देशों के आर्थिक विकास में भी अभूतपूर्व गति प्रदान तो ये प्राप्त हुई है। तो इसी वजह से महत्व हो जाता है। ठीक है, अब आप देखेंगे 4 मार्क्स के थोड़ा छोटा लिखा हुआ है, थोड़ा इसको अपनी लैंग्वेज में बना के थोड़ा और बड़ा इसे कर लेना। ठीक है, तो होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।